देखो बाबू, बाबू देखो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको संविधान के स्रोत बता दिए थे, आज अगला पार्ट बता देते हैं संविधान की प्रस्तावना। ठीक है ना। आप सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देव जी सेंटर बस पूरा पे विजिट करना और जितना भी हो सके देखो। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, बट देखो जरूर। अच्छी वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं इस वीडियो पे। ठीक है, देखो प्रस्तावना स्टार्ट कर देते बेटा। प्रस्तावना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। ये देखो जो भी हम पार्ट पढ़ाए हैं, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, क्या समझ में ना, संविधान की इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है ना, ये सब जितने भी हैं, जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इन सभी टॉपिक्स को देख लेना। एकदम जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन टच होता ही होता है। एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि पॉलिटिक्स यदि 6 या 8 क्वेश्चन है तो इस पोर्शन से 2-3 क्वेश्चन जरूर देगा। प्रस्तावना तक नहीं, अंतरिम सरकार या आजाद भारत का प्रथम मंत्रिमंडल तक एकदम पक्का है कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा ही रहेगा। इसीलिए पहले इस पोर्शन को खींच ले रहे हैं, फिर इसको भारत के आजाद भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के बाद आपको हम आर्टिकल में एंट्री करा देंगे। ठीक है ना, मतलब आर्टिकल 1 से चला जाएगा। किधर है तो एकदम ध्यान से पढ़ लेना, एकदम क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, ना कि सवाल ही क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का है क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है ना। देखो प्रस्तावना से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। देख बाबू, देखो हम आपको बताए थे कि संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। अच्छा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा बेटा ये बता दे, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। बहुत अच्छा बात। देखो यहीं से याद रखो, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में जो संकल्प सम्मिलित थे उसी को प्रस्तावना में शामिल कर दिया है। अब कोई तुमसे पूछेगा कि प्रस्तावना क्या है, तो सीधा बोल रहा है कि नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं वही चीज क्या लिखा गया? प्रस्तावना में लिखा गया। ठीक है ना, यही ना था उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। जो उद्देश्य प्रस्ताव में था, जो संकल्प, जो बातें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई थी उसी को कहां शामिल कर दिया गया? प्रस्तावना। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब कोई भी पूछेगा कि प्रस्तावना क्या है तो सीधा एक लाइन उत्तर देना कि नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित संकल्प पारित किए गए थे वही चीज को सम्मिलित किसमें किया गया? प्रस्तावना में। बात की वही प्रस्तावना। ठीक है ना। अब प्रस्तावना को देखो, प्रस्तावना को 3 भागों में बांटो। ठीक है ना। प्रस्तावना को कितने भागों में बांटो? 3 भागों में। देखो एक मिनट यहां से हम बता देते हैं आपको। देखो प्रस्तावना को 3 भागों में बांटना। प्रस्तावना के स्रोत, ठीक है, पहला क्या होगा? प्रस्तावना के स्रोत। दूसरा हो जाएगा स्वरूप। क्या हो जाएगा? स्वरूप, प्रस्तावना का स्वरूप। और तीसरा हो जाएगा बेटा प्रस्तावना के उद्देश्य। क्या हो जाएंगे? ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, प्रस्तावना का स्वरूप क्या है और प्रस्तावना का उद्देश्य। बस यही 3 चीज पढ़ जाओ, प्रस्तावना खत्म। समझ में? यही 3 चीज पढ़ो, प्रस्तावना खत्म। तो सबसे पहले याद रखना बाबू, प्रस्तावना का स्रोत है हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के, अर्थात यह कहा जाता है हम भारत के लोग से यह तात्पर्य है कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाई गई है, इसका निर्माण की गई है एवं खुद पे अर्पित, खुद भारतीय जनता द्वारा अर्पित की गई है। मतलब खुद से इसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। अगर पूछेगा कि हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है तो इसका मतलब एक चीज याद रखना कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारतीय लोगों के द्वारा खुद पे भारतीय लोगों द्वारा अर्पित किया गया है और खुद भारतीयों द्वारा क्या किया गया? लागू किया गया। भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया है, ठीक है, और खुद से अर्पित किया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया है। किधर हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है कि भारतीय द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। पहला क्या हुआ? बनाया गया। भारतीय संविधान किस द्वारा बनाया गया? भारतीय द्वारा। किस द्वारा? भारतीय द्वारा। ठीक है ना। अपने स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और अपने ऊपर क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है ना। हम भारत के लोग से क्या था कि भारतीय संविधान भारतीय द्वारा बनाया गया, भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और भारतीय पे लागू किया गया। यह है संविधान का स्रोत, सॉरी प्रस्तावना का स्रोत। ठीक है ना। प्रस्तावना का स्रोत कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। इसका मतलब ये होता है बेटा
कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और भारतीयों पे लागू किया गया। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यह है प्रस्तावना का स्वरूप। अब देखो प्रस्तावना का स्वरूप, ठीक ना। तो प्रस्तावना के स्वरूप के लिए बेटा एक तो हल्का सा ट्रिक याद रखना। वर्ड है कुछ बहुत सारा, याद रखना। उसके लिए याद रखना प्रसमापम लोक। प्रसमापम लोक क्या याद रखना? प्रसमापम लोक। देखो स्वरूप कैसा है हमारे भारतीय संविधान में उपस्थित प्रस्तावना का स्वरूप क्या है देखो। स्वरूप क्या है? प्रसमापम लोक। प्र से होता है प्रभुत्व संपन्न। क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद होगा लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। अब उसके बाद होगा क्या होगा? ठीक है। स्वरूप कैसा है हमारे प्रस्तावना का? स्वरूप क्या है हमारा? प्रस्तावना प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणराज्य। क्लियर है? सबको क्लैरिफाई करेंगे। प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है, समाजवादी मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, सबको क्लैरिफाई करें। बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? सबको क्लैरिफाई करके चलिए। अब देखो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होता है। प्रस्तावना अगर शामिल किया गया है तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहे होंगे, कोई ना कोई तो फोकस रहा होगा। ऐसी तो बेवजह तो प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया संविधान में। कुछ ना कुछ तो चीजें रही होंगी, कुछ ना कुछ उसको शामिल करने का उद्देश्य रहा होगा, ठीक है ना। तो प्रस्तावना का उद्देश्य देखो क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य सबसे पहला बेटा न्याय। क्या है? न्याय। अगर न्याय का बात करें तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्यायों को शामिल किया गया है। पहला सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक न्याय। कैसा न्याय? आर्थिक। और तीसरा राजनीतिक। कैसा है? राजनीतिक। ठीक है। अगर न्याय में कहे तो कितना न्याय? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना। कितने न्याय शामिल किए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। अगर दूसरा है बेटा स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देखो इसमें है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ठीक है ना। फिर है विश्वास की स्वतंत्रता। किसकी है? विश्वास। उसके बाद है धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की, ठीक है। क्या स्वतंत्रता कितने प्रकार के? भारतीय प्रस्तावना के अनुसार कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है विचार की स्वतंत्रता। आपके मन में कोई भी विचार आ सकते हैं, आप स्वतंत्र हो अपने मन में विचार लाने के लिए, ठीक है ना। अब विचार का मतलब यह मत लाना कि देशद्रोही बन जाना, ठीक है ना। ऐसा मत बनाया देशद्रोही बन जाना। हमें क्या चाहिए? आजादी, ठीक ना, तो दे देंगे इंडियन आर्मी आजादी। ना ना हमारा ठोक के तुरंत लंबा हो जाओगे, है कि नहीं। विचार का मतलब ये नहीं होता कि देश तोड़ने वाला। विचार का मतलब होता है कि ऐसे विचार आपके मन में आए जो देश के लिए उपयोगी हो, जो देश के लिए प्रॉफिटेबल हो, जो देश के लिए लाभदायक हो, खुद के लिए भी लाभदायक हो। कहने का मतलब विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप आग लगा दो, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, ठीक ना। विचार की स्वतंत्रता पहला क्या है? विचार। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति। आपको किसी भी चीज को व्यक्त करने की आजादी है, ठीक ना। आपको बोलने की आजादी है, ऐसा नहीं ना। आप बोल सकते हैं। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो हम केंद्र सरकार या बिहार सरकार के खिलाफ बोल देते हैं? नहीं बोलते। कोई भी आदमी धड़ल्ले से जो मन से होता है सरकार के खिलाफ बोल लेता है, ठीक ना। ये बात और है कि आज के डेट में थोड़ा परिस्थिति उल्टा हो गया कि यदि आपकी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे फॉलोअर ज्यादा है और आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं तत्कालीन सरकार के बारे में, तो 15 दिन के अंदर आपके यहाँ ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाए। वो बात अलग है, ठीक है ना। वो बात अलग है सर, वो अलग कहानी है, ठीक है ना। देखो एक भारत में ऐसा बोला जाता है कि इमरजेंसी का दौर चला था। इमरजेंसी का दौर इंदिरा गांधी के जमाने में चला था। तो याद रखना उस समय पत्रकारों ने इतना विरोध किया था ना बाबू कि जो एडिटोरियल, जो समाचार पत्र में एडिटोरियल आता है, संपादकीय आता है, उसका पेज छोड़ देते थे पत्रकार विरोध में, और पेपर खाली बिना लिखा हुआ, बिना छपाई किया गया संपादकीय बाजार में आता था। पेपर के बीच वाले में हिस्से में जाना, एकदम बीच में मिडिल में जाना, वहां पे संपादकीय लिखा रहता है, मतलब किसी किसी टॉपिक पे लिखा रहता है। अच्छे अच्छे पत्रकारों द्वारा लिखा जाता है, ऐसा ना। कोई ऐसे पत्रकारों द्वारा नहीं लिखा जाता, आज के है ना वामी स्वामी, उन पत्रकारों द्वारा नहीं लिखा जाता है जो रात दिन चापलूसी में लगे रहते हैं सरकार की, ऐसा ना। तो उस समय पत्रकारों ने इतना विरोध किया था कि वह जो संपादकीय का पेज आता था ना बेटा, उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था।
किसके विरोध में? इमरजेंसी के विरोध में। आज है क्या ताकत किसी पत्रकार वाले को, किसी मीडिया हाउस का ताकत है, किसी न्यूज़पेपर वाले का ताकत है कि संपादकीय का पेपर ब्लैंक छोड़ के बाजार में भेज दे सरकार के विरोध में? बाबू अभी छोड़ोगे ना तुरंत लग जाएगा सीबीआई का रेड और ईडी का, चले जाओगे तिहाड़ जेल, देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। सोचो कहां चला गया, देखो कहां जा रहा है अपना देश। लोग कहते हैं कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी यह कहता है कि हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने मुझे आजादी दिलवाई, उनको अपने दिल से संजोइए, अपने दिल से उनको रिस्पेक्ट करिए, उनको आदर करिए। अच्छा ये बता तो भारत का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? इंडिया में मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम गुजरात में जो नया वाला बना है। बहुत खुशी की बात है कि जब उसका नामकरण हुआ तो चलो सबसे पहले मोटेरा रखा गया। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं मोटेरा अच्छा नहीं है, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम दे दिया जाए, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात, ठीक है ना। और बड़ी अच्छे व्यक्ति थे, अभी पढ़ाए भी आपको और आगे भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे उनके बारे में। वाकई में बहुत अच्छे ज्ञाता थे और बड़ा मतलब प्रखर व्यक्ति थे, ठीक है ना। ऐसा कहा भी जाता है कि बिना एक बूंद खून गिराए सारी भारत को एक करने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सोच आज के परिदृश्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ज्यादा बड़ा आदमी कौन है? तत्कालीन प्रधानमंत्री, उसको हटा करके अपने नाम पे रखे। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है अपने देश का कि जो संविधान में लिखे गए बातों को वही नहीं मान रहे जो संविधान के शीर्ष जगहों पे बैठे हुए हैं। क्या लिखा हुआ फंडामेंटल ड्यूटी कि सभी नागरिकों को पालन करना एक कर्तव्य है। कर्तव्य है हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हमारे लिए कर्तव्य है। उसी तरह का कर्तव्य, जिस तरह का कर्तव्य आप अपने जीवन के लिए करते हैं, वह कर्तव्य आप अपने देश के लिए करिए। समझ में आया? तो देखो तो कितनी बड़ी बात होगी। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप यही नहीं साबित करना चाहते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी हम ज्यादा बड़े हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? इससे तो यही प्रूफ होता है सर कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा है। वरना ऐसा काम तो आप ना करते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह पे आप अपना नाम रख देते, समझे? तो वो बात अलग है, ठीक है ना। और याद रखना, देश या कोई कुनबा तब बर्बाद नहीं होता है जब कोई दुष्ट आ जाता है, बर्बाद तब होता है जब पढ़े लिखे लोग उसका विरोध नहीं करते। देश का दुर्भाग्य है कि जितनी भी मीडिया हाउस एक दो बंदे को छोड़ दिया जाए और जिसने भी विरोध किया, नाम लेकर मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं है। हम लोग का कह रहा हूँ फक्कड़ आदमी टीचर है, मार छापा हमारा पे क्या मिलेगा? एगो टूटल बाइक मिलेगा, बहुत मिलेगा तो एगो वीवो का मोबाइल मिलेगा या ओप्पो का मोबाइल मिलेगा, मार मेरे को हमको। पर रियली में जो भी आवाज उठाया, चाहे वो अभिसार शर्मा हो या अजीत अंजुम हुआ, सबको तंग किया गया, सबको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा दिया गया। जान लो अभी भी है। अगर आपके फॉलोअर किसी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे खासे फॉलोअर है, मतलब हजारों हजार लाखों लाख में है, आप बोल दीजिए कितने टीचर अपना बयान बदल दिए सोशल मीडिया पे आकर। पटना और दिल्ली में कितने टीचर थे जो शुरू में बड़ा बोल रहे थे इनके खिलाफ, और जब लगा सीबीआई का छापा ना तो अपना रास्ता बदल लिए, इधर से इधर एकदम सीधे पतली गली से निकल लिया। ना 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 ना, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है। बोलो, हमें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिला? अभिव्यक्ति की आजादी। हम बोलेंगे, हमको मिला, आपको जो करना है करिए। अरे साहब भी मत भूलिए कि कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, वक्त है साहब बदलता जरूर है। जिस दिन आ जाओगे ना रार करेंगे में बाबू, तो दिल्ली से पहुंचा दिए जाओगे गुजरात, हम सीधे सीधे चले जाओगे गुजरात। समझ में ना? अभी वक्त है, तंग कर दो लोगों को, युवाओं को रोजगार मत दो, महंगाई बढ़ाओ, तंग है, ठीक है? वक्त है आपका, चलो ठीक है। देखो स्वतंत्रता में पहला क्या है? विचार, विचार की स्वतंत्रता। दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म एवं उपासना। क्या है? धर्म एवं उपासना। चलो पहला दूसरा चौथा धर्म एवं उपासना, ठीक है ना। इतनी स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना के द्वारा मिलती है। चलो देखो न्याय में पहला क्या? दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मिलेगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावित प्रस्तावना द्वारा निम्नलिखित में से किस न्याय का विवरण नहीं है? तो 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक। कि तीनों के अलावा जो मिलेगा मान लेना, जब भी मिलेगा नहीं मिलेगा, याद रखना है नहीं मिलता है। क्या मिलता है? नहीं है, मिलेगा ही नहीं, एकदम 99% है नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं है। लिखेगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में विवरित निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा धर्म एवं याद हो गया? याद हुआ?
याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है? अरे देखो तीसरा इसमें है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ठीक ना? क्या है? किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिया जाए, ठीक ना? जो भी हमारे आदर्श लोग हैं उनको क्या किया जाए? प्रतिष्ठा दिया है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, और समानता ऐसा नहीं है मान लो कोई वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना? तो कोई वैकेंसी आती है इसका मतलब ये नहीं होना कि एक विशेष समुदाय के लोग इसमें भरेंगे, दूसरे लोग नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं। सभी लोग को समान भाव से दिया जाता है, समानता सभी के पास है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता कहां से मिलती है? प्रस्तावना से। कहां से मिलती है? कहां मिलती है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता? क्या पहला प्रतिष्ठा, पहला दूसरा अवसर की समानता, दूसरा दूसरा चौथा होता है व्यक्ति की गरिमा। क्या होती है? व्यक्ति की हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। अगर हम भी हैं यहाँ पे अक्सर, तो मेरी भी एक गरिमा है, मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ समझ में? ऐसा नहीं कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं है। आप भी मेरे सामने हो सर, तो आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। आप भी मेरे नजर में अच्छे हो। हर इंसान को हर इंसान की अपनी एक गरिमा होती है। कहाँ लिखा है संविधान की प्रस्तावना? क्या है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। इसके बाद है देखो राष्ट्र की एकता एवं राष्ट्र की एकता एवं क्या है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। उसके बाद है बंधुत्व। क्या है? बंधुत्व का मतलब होता है बेटा, अभी तुरंत बताना, भाईचारा। क्या होता है? फ्रेटर्निटी, इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेटर्निटी। सीबीएसई वाले जो भी होंगे उनको बोला जाता है फ्रेटर्निटी, ठीक है ना? बंधुत्व मतलब भाईचारा, आपस में भाईचारे की भावना रखो, होता है ना? अरे यार हम भाई हैं, ये है। तो कहने वाली नहीं, करने वाली बात होनी चाहिए। कहने वाली नहीं कि हम लोग भाई हैं, करने वाली बात नहीं कि हम लोग भाई हैं। अब देखो संविधान का स्रोत कहां से स्टार्ट? हम भारत के लोग। कहां से? हम भारत के लोग। हम भारत के संविधान लिखेगा कि संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग दे देगा निम्नलिखित में से प्रस्तावना का स्रोत क्या है? प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो क्या है? हम भारत के लोग। इसका मतलब भारतीय संविधान बनाया गया भारतीय लोगों द्वारा, स्वीकार किया गया भारतीय लोगों द्वारा, और लागू किया भारतीय लोगों द्वारा। तीनों बनाया भी भारतीय ने, सरकार भी क्या भारतीयों ने, और लागू भी भारतीय। ऐसा थोड़ी कि हमारा संविधान पाकिस्तान वालों पे लागू हो जाएगा, और लागू हो जाएगा तो पीओ के हमारा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? लागू कर दोगे क्या? और पूरा तुम लोग को प्रधानमंत्री बना दिया है तो तुरंत लागू कर देगा। एक बात याद रखना, बहुत अच्छी बात याद रखना कि 1996 में जब सरकार बनी थी तो उस समय जो रक्षा मंत्री बने थे 1996 में वो बने थे मुलायम सिंह यादव। अब वो दिवंगत हो चुके हैं, हाँ मर गए। खैर हमें उनके प्रति संवेदना है। कोई भी व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति थे, देश के लिए उनका भी योगदान रहा है। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, शायद आप लोग को पता नहीं। 1996 से पहले जो भी सेना का जवान मरते थे उनका पार्थिव शरीर घर पे नहीं जाता था। उनकी बटालियन की यूनिट द्वारा उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था, और उनकी याद में एक टोपी उनके घर भेज दी जाती थी, और यह बता दिया जाता था कि आपके घर के सदस्य जो देश सेवा के लिए निवृत्त हुए थे उन दिवंगत हो चुके, वह शहीद हो चुके। यह काम मुलायम सिंह यादव का दिन था कि पार्थिव शरीर सत सम्मान के साथ शहीदों के घर पहुंचाया। इसलिए नमन करते हैं उनको कि कम से कम उन माताओं और बहनों को कम से कम आखिरी दर्शन का मौका तो मिले जिनका दीदारे चमन किया था कुछ दिन पहले। ठीक है ना? कुछ दिन पहले उनका दीदारे चमन हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। तो कुछ अच्छे काम करके भी गए हो, ठीक है ना? तो बस याद आया तो बता दिए, ठीक है? बताने का कोई तुक नहीं। याद हो ना? याद हो गया? अब देखो स्वरूप कैसा होना चाहिए? पहला याद ट्रिक याद रखना, प्रसमापम लोग। क्या? प्रसमापम लोग। क्या? पहला प्रसमापम, दूसरा लोग, दूसरा पहला दूसरा देखो प्र से प्रभुत्व संपन्न, प्र से समा से समाजवादी, समा से पंथ से पंथ निरपेक्ष, पंथ से लोक से लोकतांत्रिक, लोक से, और जो बचा गणराज्य। देखो भारत क्या है? देखो भारत का स्वरूप, देखो भारत का स्वरूप, भारत प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य। पूछेगा निम्नलिखित में से भारतीय गणराज्य, भारत देश का स्वरूप कैसा है? हमारा जो देश है उसका स्वरूप कैसा है? तो हमारा देश प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। सीक्वेंस दे देता है सर, ये तुम्हारा सीक्वेंस दे देगा, एक दो इधर उधर एडजस्ट कर देगा, बोला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, भूल जाओगे। इसलिए प्रसमापम याद रहेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? और न्याय में देखो उद्देश्य में
भारतीय संविधान में शामिल प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? पहला न्याय, पहला दूसरा स्वतंत्रता, दूसरा चौथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, पांचवा सॉरी तीसरा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, चौथा व्यक्ति की, पांचवा राष्ट्र की एकता और छठा बंधुत्व, छठा यह भारतीय संविधान के क्या है? सॉरी प्रस्तावना का क्या है? उद्देश्य। अब न्याय, न्याय कैसा होना चाहिए? तीन, कैसा होना चाहिए? पहला, दूसरा स्वतंत्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा धर्म एवं अच्छा, फिर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, व्यक्ति करीब बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अब देखो थोड़ा सा सीक्वेंस में समझ, ठीक है ना? सीक्वेंस में समझने के लिए हम आपको अगले क्लास में बता, ठीक है ना? जो भी होगा सीक्वेंस वाला ये सब जो प्रभुत्व समग्र मतलब समाजवादी का